स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक नई सीरीज़ की शुरुआत करी है। इस सीरीज़ में हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने वाले हैं। आप किसी भी स्तर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए पर्याप्त होगी। इसके बाद आपको कहीं और से हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस सेल्फ स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस को लगाएँगे। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इसी क्लास में आपको मिल जाएँगे। आज हम लोग हिंदी की पहली क्लास की शुरुआत करेंगे। और हिंदी की जो पहली क्लास है, वो भाषा है बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी है क्या? इसका सामान्य जीवन में किन जगहों पर हम लोग प्रयोग करते हैं? इसके अलग-अलग प्रारूप क्या-क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग जानते हैं हिंदी को। आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे हिंदी है क्या? तो हिंदी क्या है बेटा? हिंदी एक प्रकार की भाषा है। अब ये भाषा क्या होती है? भाषा एक माध्यम होता है विचारों के आदान-प्रदान का। यदि मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उन भावों और विचारों को मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो अपने मन के उन विचारों एवं भावों को आप तक पहुँचाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, उसे क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तो हिंदी है क्या? भाषा है। भाषा किसका कार्य करती है? भाषा माध्यम का कार्य करती है। किस प्रकार का माध्यम है? विचारों के आदान-प्रदान का। विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। ये माध्यम अलग-अलग हो सकता है। जैसे चाइना में बैठा हुआ एक व्यक्ति यदि अपने विचारों को अपने मित्र से कहना चाहता है, तो वो भी भाषा का प्रयोग करेगा, किंतु उसकी भाषा या तो चीनी होगी या तो मंदारिनी होगी। जैसे रूस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने पिता से अपने विचारों को कहना चाहेगा, प्रकट करना चाहेगा, तो अपने विचारों को जिन माध्यम से कहेगा, वो माध्यम भाषा होगी, किंतु वह माध्यम रूसी भाषा के रूप में जाना जाएगा। आज जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, वो क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ पर अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम को अपनाते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं और वो भाषा हिंदी है। इस वजह से आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे हिंदी है क्या? तो कह देना एक भाषा है। कोई पूछे भाषा क्या है? तो कह देना एक माध्यम है। कोई पूछे किस प्रकार का माध्यम है? तो आप उसको जवाब देना ये विचारों के आदान-प्रदान का क्या है बेटा? माध्यम है। अब देखते हैं ये भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? किन-किन चरणों से भाषा की उत्पत्ति हुई? तो जो ये भाषा है, ये संस्कृत की भास धातु से मिलकर बना है। किस धातु से मिलकर बना है? भास धातु से मिलकर बना है। इस भास का अर्थ होता है बोलना, बोलना, कहना, अभिव्यक्ति करना, अभिव्यक्ति करना। मतलब ये जो भाषा है, ये बताने का काम करती है विचारों को। तो इसी वजह से हम लोगों ने देखा जो भाषा है वो संस्कृत की भास धातु से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, कहना और अभिव्यक्ति करना। यदि मेरे मन और मस्तिष्क में कुछ विचार या मनोभाव आ रहे हैं, उन मनोभावों को मैंने आप तक पहुँचा दिया, कह दिया, तो जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ी उसे हम लोगों ने क्या कहा बेटा? भाषा कहा। अब ये भाषा कई प्रकार से हो सकती है, उससे पहले देखते हैं भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपने देवी-देवता सनातन धर्म में एक प्रभु हैं, एक ईश्वर है, जिनका नाम शिव है। शिव जी ने डमरू बजाया और डमरू बजाने से कुछ ध्वनियाँ निकली। उन्हीं ध्वनियों को व्यवस्थित करा पाणिनि ने और पाणिनि ने जब उन ध्वनियों को व्यवस्थित करा तो एक वर्णमाला तैयार करी और उस वर्णमाला में उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र दिए। कालांतर में ये संस्कृत वर्णमाला बनी और इसी संस्कृत वर्णमाला से ही आगे चल के भाषा की उत्पत्ति हुई। ये भाषा की उत्पत्ति हो कैसे रही है, उसको भी एक तरफ निगाह में डाल लेते हैं। तो ये जो भाषा है, ये जो भाषा है, ये वाक्यों से मिलकर बनी है। जब ढेर सारे वाक्यों को आप जोड़ देंगे, तो भाषा की उत्पत्ति हो जाएगी। जो वाक्य है, वो शब्द से मिलकर बने हैं और जो शब्द हैं, वो वर्ण, अक्षर या फिर ध्वनि से मिलकर बनते हैं। जब ढेर सारे वर्णों को जोड़ देंगे तो उनसे शब्द बनेगा, जब ढेर सारे शब्दों को जोड़ देंगे तो उनसे वाक्य बनेगा और जब ढेर सारे वाक्यों को जोड़ देंगे तो उससे भाषा बनेगी और भाषा का प्रयोग हम लोग विचारों के आदान-प्रदान में करते हैं। तो देख लीजिए एक बार हम लोगों ने हिंदी से शुरुआत करी थी। हिंदी एक भाषा है, भाषा कुछ नहीं एक माध्यम होती है विचारों के आदान-प्रदान का। मनोभावों को प्रकट करने के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, उन माध्यमों को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो पढ़ा है वो लिखा है। भाषा, भाषा शब्द की उत्पत्ति
संस्कृत की भास धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। मतलब वाणी के माध्यम से अगर हम कुछ कहना चाहें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के संपर्क में रहता है, समाज पर निर्भर रहता है, समाज के साथ क्रियाकलापों को करता है। तो समाज में का जब वो भाग है, तो समाज में अपने विचारों को पहुंचाने के लिए वो जिस माध्यम को अपनाएगा उसे भाषा कहेंगे। तो लिखा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, भाषा वह साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, बोलकर मतलब कहकर, सुनकर, कोई कह रहा है उसकी बातों को सुन लिया, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। जब आपका कोई मित्र है, उससे आप अपनी बात कहना चाहते हैं, वो किसी भी स्तर की बात हो सकती है, तो आप बोलकर उसे कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अपने घर में अपने गुरुजनों को कुछ कहना चाहते हैं, आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, तो आप लिख कर अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। तो बेटा अपने मनोभावों को जब लिख कर प्रकट करा, तब भी तो वो भाषा ही कहलाई। तो हम लोगों ने देखा कि भाषा के अलग-अलग प्रारूप हैं। अगर आप भाषा को बताना चाहते हो, भाषा एक माध्यम के रूप में कार्य करती है विचारों के आदान-प्रदान में। तो चलिए आगे देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद ये वैयाकरण हुए। कौन हुए बेटा? वैयाकरण। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा ये वैयाकरण क्या होते हैं? जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं, जिनको व्याकरण की ठीक-ठाक नॉलेज होती है, उन्हें क्या कहते हैं? वैयाकरण। एक पंडित कामता प्रसाद हैं, जो हिंदी के बहुत बड़े वैयाकरण हुए। उन्होंने भाषा की क्या परिभाषा दी? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार स्वयं सम्यक रूप से समझ सकता है। मतलब भाषा माध्यम है विचारों के आदान प्रदान का। अपनी बात कह दी, दूसरे की बात समझ ली, तो जिस माध्यम का प्रयोग किया उसे हम लोगों ने क्या कहा? भाषा कहा। अगर भाषा के भेदों की बात करें तो भाषा के 3 भेद हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा में लाए हैं। अलग-अलग किताबों में अलग-अलग प्रकार के भेदों पर चर्चा है, पर ये आधार स्तंभ हैं 3 भेद। पहला लिखा है मौखिक भाषा, दूसरा लिखा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। ये मौखिक भाषा क्या होती है? जब अपने मन में उत्पन्न हो रहे विचारों को आप बोलकर प्रकट कर देते हैं, तो वो मौखिक भाषा का रूप होता है। जैसे स्कूल में वाइवा होता होगा, आपके मस्तिष्क का परीक्षण किया जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपके अंदर कितना ज्ञान समाहित है। तो वाइवा में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उनके उत्तर बोलकर प्रकट कर देते हैं। तो जब भी हम अपनी बात को बोलकर प्रकट करेंगे, तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत गिनी जाएगी। अगली है लिखित भाषा। जब अपने मनोभावों को, विचारों को लिख कर प्रकट करेंगे, तो ऐसी भाषा लिखित भाषा कहलाएगी। और जो तीसरी है वो है सांकेतिक भाषा। जब आप संकेतों का प्रयोग करेंगे, जैसे आप किसी से कहते हैं चलो, तो आप गर्दन उठाकर ऐसे कह देते हैं और वो समझ जाता है कि हाँ चलने की बात हो रही है। तो आपके मन में चलने का एक विचार आया कि यहाँ से अब चला जाए, बहुत देर हो गई है। आपने अपने मित्र को गर्दन के इशारे से बताया, संकेत के माध्यम से बताया और वो भी इस बात को समझ गया। तो मन के विचारों को प्रकट करा और सामने वाला समझ भी गया। तो ये भाषा का अन्य प्रारूप है, जिसे हम लोग किस रूप में जानेंगे? सांकेतिक भाषा के रूप में जानेंगे। अगला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अब इसकी परिभाषा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को मौखिक रूप से मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। ऐसे भाषा के प्रारूप को हम लोग क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। उदाहरण है कहानी सुनाना, गाना सुनाना। आपका मन है कुछ सुनाने का, आपने गाना सुना दिया, बोलकर सुना दिया, बोलकर अपने मन में उत्पन्न विचारों को प्रकट कर दिया। तो ये भाषा हो गई मौखिक भाषा। जब आप अपने मनोभावों को लिख कर प्रकट करें, तो ऐसे भाषा के प्रारूप को लिखित भाषा कहेंगे। लिखा है भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, मनोभावों को लिख कर किसी दूसरे को बताते हैं तथा उस भाषा के उस प्रारूप को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण है पत्र लिखना। आज माध्यम अलग-अलग हो चले हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे माध्यम हो चले हैं। अगर आज से कुछ साल पीछे जाएँ, जहाँ पर आधुनिकता ना के बराबर हुआ करती थी, वहाँ पर किसी दूर बैठे व्यक्ति को अपनी बात कहनी होती थी, तो पत्र का माध्यम लाया जाता था। पत्र के माध्यम से अपनी बात को कही जाती थी और वो भी एक भाषा का प्रारूप होता था, जो लिखित भाषा के अंतर्गत पढ़ा जाता था। तो ये 2 भाषा के प्रारूप पढ़े। अब तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? भाषा के जिस रूप के माध्यम से हम संकेतों के द्वारा बात को कहते एवं समझते हैं, तो वह रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। मतलब संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं और सामने वाला समझ भी पा रहा है,
तो भाषा का ऐसा प्रारूप क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा, यानी इशारों में किसी बात को मंजूरी देना सांकेतिक भाषा का प्रारूप है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा की कुछ विशेषताएं। तो क्या लिखा है? भाषा का संबंध मनुष्य से है, मतलब मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करता है? भाषा का प्रयोग करता है। अगला है भाषा परिवर्तनशील है। भाषा सदैव परिवर्तन करती रहती है। जैसे आपने प्राचीन काल में भाषा सुनी होगी संस्कृत और आज हिंदी है, तो भाषा का ये परिवर्तन का दौर आज तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। भाषा स्वयं को परिवर्तित करती रहेगी और आपने एक वाक्य भी सुना होगा, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यदि व्यक्ति स्वयं को समय के हिसाब से परिवर्तित करता रहेगा तो उसका जीवन आसान हो जाएगा, नहीं तो जीवन कष्टों से भरा हो जाएगा। अगला है भाषा का क्षेत्रीय सीमा होती है। प्रत्येक भाषा एक निश्चित दायरे में बोली जाती है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी बोली जा रही है, तो हिंदी की एक निश्चित सीमा है कि हिंदी इतने से क्षेत्र में बोली जाएगी। कर्नाटक में आप जाएंगे तो वहां पर कन्नड़ बोली जा रही होगी, केरल में जाएंगे तो मलयालम बोली जा रही होगी। जबकि ये दोनों सटे हुए राज्य हैं, इनकी भी एक क्षेत्रीय सीमा है, उस क्षेत्रीय सीमा के भीतर ही उस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है भाषा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। बिल्कुल सही बात है। शुरुआती दौर में जो भाषा हुई वो संस्कृत हुई। संस्कृत को देवों की भाषा कहा गया, बहुत कठिन सी प्रतीत होती है। आज जब आप अपने धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे हैं, आपको बड़ी कठिनाई महसूस होती है। आप उस दौर में सोच कर देखें जहां पर इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे, तो उनको इन ग्रंथों को पढ़ने में कितनी कठिनाई हुआ करती होगी। तो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अभ्रंश, अभ्रंश के बाद औहट, औहट के बाद पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी। ये भाषा का परिवर्तन का एक क्रम है। भाषा ने कठिन प्रारूपों से सरल प्रारूपों की ओर गमन करा ताकि सामान्य जनमानस तक उसके द्वारा कही गई बात पहुंच जाए। अगला है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का मतलब भाषा को सीखा जा सकता है, भाषा को समझा जा सकता है। जब हम पैदा हुए थे, छोटे थे, तब हमको चीजें समझ में नहीं आती थी, किंतु आसपास के परिवेश से, अपने गुरुजनों से, अपनी माँ से और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से हमने बोलना और समझना सीखा। और आज वो दौर आ चला है कि हम आसानी से सारी चीजों को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये भी एक भाषा का प्रारूप है। भाषा के इस प्रारूप के अंतर्गत हम दूसरे के द्वारा कहे गए विचारों को समझते हैं और अपने आप में परिवर्तन की एक आंधी में समिट जाते हैं। तो ये भाषा की कुछ विशेषताएं थी कि भाषा की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब आगे देखते हैं भाषा के विभिन्न स्वरूप व इकाइयां। हम लोग भाषा को किन किन स्वरूपों में जानते हैं, किन किन इकाइयों में पढ़ते हैं। तो जो भाषा का जो पहला स्वरूप है उसे हम लोगों ने कहा बोली। बोली के बाद है विभाषा। विभाषा का दूसरा नाम उपभाषा भी है। तीसरी है मानक भाषा, चौथी है राजभाषा और पांचवें क्रम में है राष्ट्रभाषा। छठे क्रम में है मातृभाषा, सातवें क्रम में है अनुसूचित भाषा और आठवें क्रम में है गैर अनुसूचित भाषा। ये भाषा की प्रमुख इकाइयां हैं। आपने कई बार इनको जरूर सुना होगा और आपके मन में ढेर सारे कंफ्यूजन और दुविधाएं होंगी कि कब मानक भाषा होगी, कब विभाषा होगी, कब भाषा होगी, कब बोली होगी। तो आज ये आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, बस आप ध्यान से इनको सुनते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बोली। बोली है क्या? तो भाषा का वह स्वरूप जो एक छोटे से क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग में लाया जाता है या किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जिसका जो क्षेत्र है बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, ऐसे भाषा के प्रारूप को हम लोग क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। भारत में 650 से भी अधिक बोली या बोली जाती हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। भारत जैसे विशाल भूभाग वाले देश में 650 से भी अधिक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, क्योंकि क्षेत्र छोटा छोटा है ना, इस वजह से। अगला है जिसका कोई लिखित रूप अथवा साहित्य नहीं होता है। ये आप बोली की विशेषताओं में याद रखेंगे कि बोली का कोई भी लिखित साहित्य नहीं होता है, बोली का कोई भी लिखित रूप नहीं होता है, मतलब बोली का व्याकरण भी नहीं होता है। अगला है उदाहरण अवधि, दूसरी है खड़ी बोली, तीसरी है ब्रजभाषा, चौथी है बुंदेली, पांचवी है भोजपुरी और छठी है गढ़वाली। आपने अवधि अवध के क्षेत्र में जरूर सुन रखी होगी। अवध का मतलब लखनऊ का क्षेत्र है। फिर इसके बाद आपने खड़ी बोली सुन रखी होगी, ब्रज का क्षेत्र सुन रखा होगा, मथुरा के इर्द गिर्द का क्षेत्र, मथुरा आगरा। फिर आपने बुंदेलखंड में बुंदेली को सुन रखा होगा। फिर आपने बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में भोजपुरी को सुन रखा होगा।
फिर इसके आपने गढ़वाली सुन रखा होगा, गढ़वाल का क्षेत्र है उत्तराखंड में, पौड़ी गढ़वाल आपने नाम सुना होगा उत्तराखंड में, उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है गढ़वाली। अब हम लोग देखते हैं बोली की विशेषताएं। तो बोली भाषा की क्षेत्रीय रूप होती है। भाषा बहुत बड़े से क्षेत्र में बोली जाएगी और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी बेटी है, उसे हम लोगों ने बोली कहा। इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, बहुत छोटे से क्षेत्र में ये बोली जाती है। अगला है, बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसमें कोई भी साहित्यिक रचनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगला है, बोलियों को व्याकरण की जरूरत नहीं होती है, जिसके मन में जो आया उसने वो बोल दिया, बोलचाल की भाषा में वो चलन में आ गया और चलन से हम लोग उसे प्रयोग करने लगे और आसपास के परिवेश से सीखकर उसे ही दोहराने लगे, उसे ही बोलने लगे। तो ये थी बोली। बोली के कुछ प्रारूपों को हम लोगों ने पढ़ा। अगला देखते हैं विभाषा। विभाषा क्या होती है? विभाषा का एक अन्य नाम है उपभाषा। क्या है बेटा? उपभाषा। जैसे आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य होंगे, प्रधानाचार्य से जो छोटे होते हैं वो उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल होते हैं। उसी प्रकार भाषा सबसे बड़ी इकाई और भाषा से जो हल्की सी छोटी आ गई उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? उपभाषा कह दिया, जिसका दूसरा नाम हम लोगों ने विभाषा भी पढ़ा है। तो बोली के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं? उपभाषा। जैसे एक छोटा सा क्षेत्र था, इस छोटे से क्षेत्र में जो भाषा का माध्यम प्रयोग किया जा रहा था उसे कह दिया हम लोगों ने बोली। क्या कह दिया बेटा? बोली। जब ये क्षेत्र एक्सपेंड हुआ, जब ये क्षेत्र बढ़ा, इसने अपने क्षेत्र को बढ़ाया और बढ़ाने में माध्यम में जिस चीज को लाया गया उसे हम लोगों ने विभाषा कह दिया या फिर उपभाषा के नाम से जाना। जैसे इसका दायरा बढ़ा, लोगों ने इसको बोलचाल की भाषा में बहुतायतता में प्रयोग में लाए और वैसे ही इसमें साहित्यिक रचनाएं मिलने लगी। तो अगला पॉइंट याद रखेंगे कि बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं मिलती हैं, किंतु विभाषा और उपभाषा में आपको साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं। तीसरा पॉइंट, इसका विस्तार प्रांत प्रांत बहुत बड़ा भूभाग प्रांत कौमा राज्य में होता है तथा यह लिपिबद्ध होती है। लिपिबद्ध, लिपि बोलते हैं लिखने के तरीके को। इसका मतलब लिखने का तरीका बताया जा रहा है तो इसका व्याकरण जरूर होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि बोली का व्याकरण नहीं होता, बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं मिलती, किंतु विभाषा में यह आपको देखने को जरूर मिलेगी। अगला है, समान प्रकृति की बोलियों को एक उपभाषा वर्ग में रखा गया है। इस बात को याद रखेंगे कि समान प्रकृति की बोलियां, जो बोली एक जैसी होती हैं, उन्हें एक उपभाषा वर्ग में रख दिया गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा हिंदी, तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, कई बार पेपर में आया, और 17 बोलियां हैं। कुछ जगह आपको 18 भी देखने को मिलेगी, उन पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां कितनी हैं? 17। कुछ किताबों में आपको 18 भी देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी की, जो हिंदी भारत के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है उसे पूर्वी हिंदी कहा। इसकी अगर हम बोलियों की बात करें तो इसकी 3 बोलियां हैं। अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें, जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसमें अगर हम बात करें बोलियों की संख्या 5 है। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है उसमें बोलियों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में बात करें, मतलब उत्तर भारत में बात करें, उत्तरी प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर 2 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। अगर हम बिहारी यानी बिहार के क्षेत्र में बात करें तो बिहार के क्षेत्र में 3 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषा हैं और ये 17 बोलियां हैं। 3 2 5 5 4 9 9 3 12 और 12 5 17 बोलियां हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पे कई बार बन चुके हैं। अब हम देखते हैं किस उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। तो सबसे पहली जो उपभाषा है उसका नाम है पूर्वी हिंदी। क्या नाम है बेटा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हम लोगों ने 3 बोलियों को देखा। पहला देखा बघेली। बघेली का मतलब बघेलखंड का क्षेत्र। वह क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है जहां पर बघेली बोली बोली जाती है। अगला है अवधी। अवधी बोली बोली जाती है लखनऊ में और लखनऊ पार्ट है उत्तर प्रदेश का। अगली जो है बेटा वो है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी रायपुर में बोली जाती है और रायपुर राजधानी है किसकी बेटा? छत्तीसगढ़ की। तो ये पूर्वी हिंदी थी। पूर्वी हिंदी की 3 उपभाषाएं थी। सॉरी, ये थी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां थी बेटा, उपभाषाएं नहीं, 3 बोलियां थी। ये बोली किन क्षेत्रों में बोली जा रही हैं उसको भी हमने आपको बता दिया। अगला है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी में भी 3 उपभाषाएं आपको, 3 बोलियां आपको देखने को मिलेंगी। पहली है मगही।
मगही की बात करें तो ये गया में बोली जाती है और गया बिहार का क्षेत्र है। दूसरी अगर हम लोग बात करें बोली की तो ये मैथिली है। मैथिली दरभंगा में बोली जाती है और दरभंगा भाग किसका है बेटा? बिहार का है। याद रखना बेहद आसान है। एक गायिका है, मशहूर गायिका है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर हैं कि नहीं, पर मैथिली तो हैं। जो मैथिली हैं वो बेटा बिहार के क्षेत्र में रहती है, तो हमको तो ऐसे याद है कि मैथिली जो है वो बिहार में बोली जाती है और बिहार का जो क्षेत्र है वो दरभंगा है। क्या है बेटा? दरभंगा। अगला है भोजपुरी। भोजपुरी की अगर बात करें तो ये बलिया में बोली जाएगी। कहाँ बोली जाएगी? बलिया में बोली जाएगी। जो बलिया है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग है और ये जो बिहार है, बिहार और यूपी के बॉर्डर पर ये बोली जाती है भोजपुरी। क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। तो ये हम लोगों ने बिहारी हिंदी देखा। बिहारी हिंदी में हमने देखा कि 3 बोलियां हैं। मगही से शुरुआत करी और भोजपुरी तक हम लोग पहुंच चले। अगला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। सबसे पहली है खड़ी बोली। खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी। क्या नाम है बेटा? कौरवी। खड़ी बोली की बात करें तो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर ये यूपी में पड़ता है। बिजनौर ये भी यूपी में पड़ता है। गंगा नदी के इर्द गिर्द के क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा। तो ये जो खड़ी बोली है जिसका दूसरा नाम कौरवी है, ये दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर के क्षेत्र में बोली जाती है। अगली बात करें बांगरू। अगली जो बोली है उसका नाम बांगरू है, जिसका दूसरा नाम है हरियाणवी। ये रोहतक में बोली जाती है। रोहतक का क्षेत्र आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। अगला है बुंदेली। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाएगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बोली जाएगी। अगला है कन्नौजी। कन्नौजी नाम से समझ में आ रहा होगा, कन्नौज में बोली जाएगी और जो कन्नौज पार्ट है वो यूपी का है। किसका पार्ट है? यूपी। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का जो इत्र है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला है ब्रज भाषा। ब्रज नाम से समझ में आ रहा होगा श्री कृष्ण से संबंधित है और श्री कृष्ण के क्षेत्र को तो आप जानते ही होंगे। मथुरा और आगरा के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज। जो कि आपको यूपी में देखने को मिलेंगे दोनों। कहाँ देखने को मिलेंगे? यूपी में। तो ये पश्चिमी हिंदी थी। पश्चिमी हिंदी भाषा की एक छोटी इकाई है। भाषा से जस्ट नीचे आने वाली इकाई है जिसे उपभाषा कहा, और इसमें उपभाषा में भी अंदर आने वाली इकाई बोली है। अगर कोई डायग्राम बनाने को कहे कि आप इन तीनों में संबंध स्थापित करें, तो आप कहेंगे जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उस क्षेत्र में भाषा बोली जाएगी। फिर उसके बाद जो छोटा क्षेत्र है उस क्षेत्र में उपभाषा बोली जाएगी, और जो सबसे छोटा क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या बोली जाएगी? बोली बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? बोली बोली जाएगी। और ये तीनों भाषा की इकाइयां हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली है पहाड़ी हिंदी। कौन सी है बेटा? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाएगी और आपको पता है उत्तर प्रदेश के ऊपर के क्षेत्र में जब आप जाएंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो उस क्षेत्र में आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो बेटा सबसे पहले है मंडियाली। मंडियाली बोली जाएगी मंडी जिले में, और मंडी जिला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। तो आपकी जीएस का भी एक प्रश्न तैयार हो गया कि जो मंडी जिला है वो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अगला है कुमाऊनी। कुमाऊनी आपको देखने को मिलेगा अल्मोड़ा, नैनीताल। ये दोनों ही भाग हैं उत्तराखंड के, हिल स्टेशन है, बहुत अच्छे घूमने लायक जगह है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। अगला है गढ़वाली। गढ़वाल के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो कि आपको टिहरी गढ़वाल, आपने टिहरी बांध का जरूर नाम सुन रखा होगा। टिहरी गढ़वाल, और ये क्षेत्र कहाँ पर आता है? उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है। नाम ही है पहाड़ी हिंदी, मतलब पहाड़ के क्षेत्र में बोली जाएगी। शेष बची हुई दोनों भाषाएं उत्तराखंड के क्षेत्र में और मंडियाली मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में बोली गई। अगला है राजस्थानी हिंदी, यानी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाएगी। तो राजस्थान के क्षेत्र में जो सबसे पहली बोली बोली जाएगी उसका नाम है हाड़ैती, जो कि बोली जाएगी कोटा। कहाँ बोली जाएगी? कोटा। राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध शहर है आईआईटी के लिए, आपने नाम सुन रखा होगा, गढ़ है आईआईटी का। अगला है बूंदी। ये भी आपको राजस्थान के क्षेत्र में दिखने पड़ेगा। बाला और झालावाड़, ये चारों क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? राजस्थान के इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे। अगला है मेवाती। नाम से समझ में आ रहा होगा, ये बोली जाएगी अलवर, भरतपुर। अलवर का नाम याद रखेंगे, भरतपुर का नाम याद रखेंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में आपको देखने को मिलेगा। अगला है गुड़गांव। ये दोनों क्षेत्र तो राजस्थान के थे। गुड़गांव की बात करें तो ये हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो आपको पता है, दिल्ली। और अगला है करनाल। करनाल का भी क्षेत्र आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। बॉर्डर सटा हुआ है ना, तो माध्यम एक सा हो जाएगा, मतलब भाषा एक सी हो जाएगी। अगला है मेवाड़ी। नाम से समझ में आ रहा होगा, मेवाड़ी।
ये भी उदयपुर में बोली जाएगी, भीलवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाएगी और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में बोली जाएगी। ये हम लोगों ने देखी हिंदी की 5 उपभाषाएँ और 17 बोलियाँ। हमने आपको शुरुआत में बताया था कहीं-कहीं पर 18 भी मिलती हैं। तो 18वीं कौन-सी है, जो कि इन भाषा के दायरों से अलग रखी गई है, उसका नाम है मारवाड़ी। मारवाड़ी, बड़ा दिमागी आदमी होता है मारवाड़ी, बहुत पैसे वाला, बहुत धनी भी होता है मारवाड़ी। अगर बात करें तो ये कहाँ-कहाँ बोली जाएगी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर और सिरोही। ये इतने क्षेत्रों में बोली जाएगी मारवाड़ी, जो कि राजस्थान के क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोगों ने भाषा पढ़ा, भाषा के 3 प्रारूपों को पढ़ा, जिसमें लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा को पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद हम लोगों ने बोली को पढ़ा, बोली को पढ़ने के बाद उपभाषा को पढ़ा, उपभाषा को पढ़ने के बाद उपभाषा को ही हम लोगों ने विभाषा कहा और उपभाषा को पढ़ने के बाद हम लोगों ने उपभाषा और बोलियों को पढ़ा। जिसमें हमने देखा कि हिंदी की 5 उपभाषाएँ और 17 बोलियाँ हैं। कहीं-कहीं पर आपको 18 भी देखने को मिलती है। जो 18वीं है उसका नाम है मारवाड़ी। क्या नाम है बेटा? मारवाड़ी। एक कम्युनिटी होती है मारवाड़ी, उसी के द्वारा ये भाषा बहुतायतता में बोली जाती है। मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते होंगे कि हाँ, कहाँ पर कौन-सी भाषा बोली जा रही है। ये पहाड़ी हिंदी है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के थोड़े से क्षेत्र में बोली जाएगी। फिर आपको ये पूरा यूपी दिख रहा होगा। यूपी का अगर विभाजन करें तो यूपी के 3 क्षेत्र हैं और तीनों क्षेत्र में अलग-अलग 4 बोलियाँ बोली जाती हैं। यहाँ पर आपको खड़ी बोली दिख रही होगी, नीचे मथुरा, आगरा के क्षेत्र में ब्रज दिख रही होगी। फिर आपको कन्नौजी, कन्नौज के क्षेत्र में दिख रही होगी। फिर आपको लखनऊ के क्षेत्र में अवधी दिख रही होगी। फिर यूपी के दक्षिण और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आपको बुंदेली दिख रही होगी। छत्तीसगढ़ में आपको छत्तीसगढ़ी, फिर बेटा आप मगही को देख पा रहे हैं, मैथिली को देख पा रहे हैं, भोजपुरी। इसके बाद राजस्थान के अगर क्षेत्र की बात करें तो जयपुरी, भीली, मारवाड़ी, पश्चिमी हिंदी और फिर मेवाती। ये ढेर सारी बोलियाँ हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में बोली गई। हरियाणा के क्षेत्र में हरियाणवी बोली गई। तो ये मानचित्र के माध्यम से भी आप इनको याद रख सकते हैं। बस थोड़ा-सा पेशेंस बनाकर चलेंगे, 2-2 4-4 बार चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस को करेंगे, तब आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था उपभाषा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है? तो भाषा का वह स्वरूप जिस किसी क्षेत्र विशेष में शुद्ध माना जाता है तथा भाषा के उस रूप का प्रयोग सभी प्रकार के सरकारी प्रयोजनों में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा। मानक भाषा का मतलब ऐसी भाषा जिसे मान लिया गया है, जिसे शुद्ध मान लिया गया है। अब शुद्ध मान लिया गया है तभी तो सरकारी कामकाजों में प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसी भाषा जिसे शुद्ध मान लिया गया है, ऐसी भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाजों में किया जाने लगा, भाषा के ऐसे प्रारूप को हम लोग मानक भाषा कहेंगे। मानक भाषा का व्याकरण उपलब्ध होता है। अब भाई सरकारी कामकाज में लिखित रूप में प्रयोग किया जाएगा तो लिखने के लिए जो हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो हमको व्याकरण की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी तो हम व्याकरण की मदद से हम लोग शब्द, वाक्य बना पाएँगे। अगला है मानक भाषा मानक लिपि से सुसज्जित होती है। मतलब मानक भाषा की स्वयं की एक लिपि होती है। अभी लिपि को पढ़ने वाले हैं कि लिपि किसे कहते हैं। अगला है इसका एक अन्य नाम है साधु भाषा, नागर भाषा और परिनिष्ठित भाषा। तो मानक भाषा के 3 अन्य नाम भी आपने देख लिए, साधु भाषा, फिर इसके बाद परिनिष्ठित भाषा और इसके बाद नागर भाषा। अगला है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? किसी भी राज्य के प्रशासनिक प्रयोजनों या फिर प्रशासनिक प्रयोजनों को हम लोग सरकारी कामकाज कह सकते हैं, में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे उस राज्य की क्या कहते हैं बेटा? राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और हिंदी को और इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आप ये डेट याद रखेंगे, 14 सितंबर 1949 को हिंदी और अंग्रेजी दोनों को संयुक्त रूप को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है। ऐसा इस वजह से कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में अलग-अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं। उनके द्वारा बोलचाल की भाषा अलग-अलग हो सकती है। अगर किसी एक भाषा को निर्धारित कर दिया जाता, तो बचे हुए शेष लोगों के लिए ये नाइंसाफ़ी सी हो जाती। इस वजह से
14 सितंबर 1949 को हिंदी और इंग्लिश को भारत की संयुक्त राजभाषा घोषित किया है, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है। अगला है पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा बेटा? 14 सितंबर। भारतीय संविधान के भाग 17, जो भारतीय संविधान है, संविधान जो है, संविधान एक ऐसा मसौदा है, कानूनों का एक ऐसा जत्था है, जिससे भारत जैसे बड़े भूभाग का संचालन किया जाता है। उस बड़ी सी किताब को ढेर सारे भागों में विभाजित करा, उन भागों को, उन पार्ट्स को भाग कहा गया। अगर हम भाग 17 में बात करें, तो भाग 17 का अनुच्छेद 343 का एक, याद रखिएगा, के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया। जो हिंदी है उसकी जो लिपि है उसे क्या कहेंगे? देवनागरी कहेंगे। अभी इसे भी समझेंगे कि लिपि क्या होता है। भारतीय संविधान के भाग 17 का अनुच्छेद 343 का फर्स्ट, भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र का मतलब होता है देश की भाषा, अर्थात किसी भी राष्ट्र अथवा देश की बहुतायतता, मतलब बहुत बड़ी आबादी द्वारा बोले जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ पर अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं, जिसके कारण किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। अगला है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है? हमारे द्वारा परिवेश से सर्वप्रथम सीखी गई भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा। जब हम छोटे थे, पैदा हुए थे, उसके बाद हम लोगों ने बोलने की शुरुआत करी, तो हमारे परिवेश ने, हमारे माता पिता ने जो हमको भाषा सिखाई, उसे हम लोगों ने क्या कहा? मातृभाषा। जैसे हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती थी और बोली जाती है। तो हमने जो सीखी सबसे पहली भाषा, उसे हिंदी के रूप में हम लोगों ने मातृभाषा के रूप में अपनाया। यदि कोई व्यक्ति केरल में है, तो अगर अच्छी फैमिली से आ रहा है, जहाँ पर ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोली जा रही है, तो हो सकता है उसकी जो मातृभाषा हो वो इंग्लिश हो, नहीं तो हो सकता है केरल में मलयालम हो, कोई भी मातृभाषा हो सकती है। तो मातृभाषा क्या होती है? जो सबसे पहले सीखें हम लोग, अपने परिवेश से जो सबसे पहली भाषा सीखते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखना, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी से संबंधित 3 दिवसों को पढ़ा है। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस, दूसरा विश्व हिंदी दिवस और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूचित भाषा। अनुसूचित भाषा। अनुसूचित भाषा। अनुसूचित भाषा क्या होती है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसे अनुसूचित भाषा कहेंगे। ये भारतीय संविधान, जैसा कि अभी बताया, कानूनों एवं नियमों का जत्था है। इसमें जो अनुसूची है वो वर्तमान समय में 12 है। कितनी है बेटा? 12। 12 में अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषा हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 14। कालांतर में 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। सबसे पहली जोड़ी गई थी सिंधी, सिंधी के बाद दूसरी जोड़ी गई नेपाली, तीसरी जोड़ी गई मणिपुरी, चौथी जोड़ी गई कोंकणी, पांचवी जोड़ी गई मैथिली, छठी जोड़ी गई संथाली, सातवीं जोड़ी गई डोंगरी और आठवीं जोड़ी गई बोडो। तो भारत में अगर हम बात करें, तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में यदि आप किसी भाषा का नाम लेंगे, तो उस भाषा को हम लोग अनुसूचित भाषा कहेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उस भाषा का जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें गैर अनुसूचित भाषा, तो ऐसी भाषा जिसका जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। तो ऐसी भाषा को हम लोग क्या कहेंगे? गैर अनुसूचित भाषा। अब एक चीज और रह गई है, उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। उसे हम लोग कहेंगे बेटा लिपि। क्या कहेंगे? लिपि। जैसे हम भाषा बोलने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार जो लिपि है उसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? लिखने के लिए किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं लिपि क्या होती है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करना। लिखित रूप में व्यक्त करना। व्यक्त करने में, व्यक्त करने में जिन
चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की स्वयं की एक लिपि होती है। जैसा कि आपने हिंदी सुना है, अगर हिंदी की बात करें, तो हिंदी की जो लिपि है, उसका नाम है बेटा देवनागरी। क्या नाम है बेटा? देवनागरी। अगर हम बात करें बेटा पंजाबी की, पंजाबी भी एक भाषा है जो पंजाब के क्षेत्र के रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इसकी जो लिपि है वो है गुरुमुखी। अगर संस्कृत की बात करें, तो संस्कृत की भी अगर लिपि की बात करें तो संस्कृत की भी आएगी देवनागरी। अगर उर्दू की बात करें, तो उर्दू की आपको कहीं-कहीं अरबी और कहीं-कहीं फ़ारसी भी देखने को मिलेगी। जब हम लोग लिपि को बहुत विस्तृत पढ़ेंगे तब इन पर भी चर्चा करेंगे। जो ये देवनागरी है, ये ब्राह्मी लिपि का पार्ट है, ब्राह्मी लिपि। अगर कोई पूछे विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन-सी है, तो उस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के हे भाग को हम लोगों ने क्या कह दिया? देवनागरी लिपि कह दिया। ये था लिपि। ये भाषा का एक छोटा-सा परिचय था। इस भाषा के परिचय में हम लोगों ने भाषा के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का इस क्लास से रिलेटेड या किसी भी क्लास से रिलेटेड या कहीं का भी कोई भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।